जब भी हम कॉर्पोरेट दुनिया की बड़ी खबरें सुनते हैं तो अक्सर ये अरबों खरबों के सौदों के बारे में होती हैं, जब एक विशाल कंपनी दूसरी को खरीद लेती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे असल में होता क्या है? ये फैसले यूं ही नहीं लिए जाते। असल में ये एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की शतरंज की बाजी जैसा है, और आज हम उसी खेल के कुछ नियम समझने वाले हैं। तो असली सवाल ये है कि पर्दे के पीछे ये बड़े बड़े अधिग्रहण होते कैसे हैं, इनकी असल प्रक्रिया क्या है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बहुत ही खास दस्तावेज है, एक टारगेट कंपनी अधिग्रहण प्लेबुक। अब ये कोई मामूली गाइड नहीं है, बल्कि ये उन सभी रणनीतिक कदमों का खुलासा करती है जो किसी भी बड़े अधिग्रहण से पहले उठाए जाते हैं। तो चलिए इस प्लेबुक को खोलकर देखते हैं। अच्छा, तो किसी भी अधिग्रहण का सफर एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। क्यों? आखिर एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदने की जरूरत ही क्यों है? यही सवाल इस पूरी प्रक्रिया की नींव रखता है। हर खोज का कोई ना कोई मकसद तो होता ही है, तो उस क्यों का जवाब अक्सर इनमें से ही किसी एक लक्ष्य में छिपा होता है। क्या कंपनी नए बाजारों में जाना चाहती है, या फिर कोई खास टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहती है? हो सकता है मकसद बेहतरीन टैलेंट को अपनी टीम में शामिल करना हो, या अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ानी हो, या बस दोनों कंपनियों को मिलाकर खर्च बचाना हो। तो जैसे ही क्यों का जवाब मिलता है, अगला सवाल आता है कौन, और यहीं से अधिग्रहण करने वाली कंपनी अपनी नज़र दौड़ाना शुरू करती है और संभावित टारगेट कंपनियों की पहचान करती है। और यहाँ से चीज़ें दिलचस्प होने लगती हैं। देखिए कैसे दुनिया भर की सैकड़ों कंपनियों में से कुछ गिनी चुनी कंपनियों को इस तरह एक शॉर्टलिस्ट में डाला जाता है। हर कंपनी को उसके उद्योग, आकार और वो प्राइवेट है या पब्लिक, इन सब के आधार पर लिस्ट किया जाता है, ताकि उनकी सीधी सीधी तुलना की जा सके। शॉर्टलिस्ट तो बन गई, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। इस दौर में हर संभावित टारगेट कंपनी का बहुत बारीकी से मूल्यांकन होता है, ये देखने के लिए कि वो खरीदने वाली कंपनी के बड़े लक्ष्यों के साथ कितना फिट बैठती है। तो ये स्ट्रेटेजिक फिट आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है ये जांचना कि क्या टारगेट कंपनी खरीदने वाली कंपनी के बड़े प्लान में सही बैठती भी है या नहीं। फिर चाहे वो बिजनेस के लिहाज से हो, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, या फिर सबसे ज़रूरी कंपनी के कल्चर के लिहाज से। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ज़रूरी नहीं कि जो कंपनी सबसे बड़ी हो वही सबसे बेहतर विकल्प हो। ये चार्ट देखिए, इनोवेट कॉर्प जो रेवेन्यू में सबसे छोटी है, उसका स्ट्रेटेजिक फिट स्कोर 10 में से 9 है, जो सबसे ज्यादा है। और वहीं जो सबसे बड़ी कंपनी है, ग्लोबल टेक, उसका स्कोर सिर्फ 6 है। इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि ऐसा क्यों है। इनोवेट क्रॉप के साथ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी का तालमेल जबरदस्त है, और दोनों कंपनियों का कल्चर भी काफी मिलता जुलता है। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल टेक का मार्केट फोकस ही अलग है, और उनके काम करने के तरीके भी बहुत अलग हैं। मतलब साफ है, सिर्फ नंबर नहीं, नंबर के पीछे की कहानी भी बहुत मायने रखती है। अब स्ट्रेटेजिक फिट तो ठीक है, लेकिन आखिर में बात तो पैसों पर भी आती है ना? यहाँ हम देखते हैं कि इनोवेट कॉर्प का ईबीडीए मार्जिन, जो दिखाता है कि कंपनी कितनी मुनाफेदार है, वो ग्लोबल टेक से कहीं बेहतर है, भले ही उसका रेवेन्यू कम हो। इससे पता चलता है कि छोटी कंपनी ज्यादा कुशलता से काम कर रही है। लेकिन रुकिए, कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। हर बड़े अधिग्रहण में जहां एक तरफ बेशकीमती खजाना होता है, वहीं दूसरी तरफ खतरनाक ड्रैगन भी होता है, जिसका सामना करना पड़ता है। तो पहले बात करते हैं खजाने की, यानी कि सिनर्जी। एक सफल विलय से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? खर्चों में भारी बचत, नए बाजारों तक पहुंच, बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतरीन टैलेंट। यही वो इनाम है जिसके लिए ये पूरी मेहनत की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, खजाने के साथ आता है ड्रैगन, यानी कि रिस्क। दो अलग अलग कंपनियों के कल्चर का टकराव एक बहुत बड़ा खतरा है, जो पूरे सौदे को डुबो सकता है। इसके अलावा कानूनी पछड़े और टेक्नोलॉजी का मेल ना खाना जैसी चुनौतियां भी हैं, जिनके लिए पहले से प्लान बनाना पड़ता है। और ये हमें सबसे ज़रूरी बात पर लाता है, लोग, ह्यूमन एलिमेंट। अक्सर बड़े बड़े सौदे पैसों की वजह से नहीं, बल्कि लोगों की वजह से फेल होते हैं। क्या दोनों कंपनियों के लीडर्स एक दूसरे के साथ काम कर पाएंगे? क्या उनके फैसले लेने के तरीके मिलते हैं? इन सवालों के जवाब ही असल में सफलता और असफलता तय करते हैं। तो अब हम इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जब सारा विश्लेषण हो जाता है, तब अधिग्रहण प्रक्रिया के आखिरी और सबसे निर्णायक कदम उठाए जाते हैं।
ये एक बहुत ही सोचा समझा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में होता है। सबसे पहले टारगेट कंपनी से बात की जाती है, फिर उनके हर एक वित्तीय और कानूनी दस्तावेज की गहराई से जांच होती है, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि दोनों कंपनियों को एक करना कितना मुश्किल या आसान होगा। और आखिर में एक फाइनल प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा जाता है, जहां हाँ या ना का फैसला होता है। तो इस पूरी मेहनत का, इस पूरे विश्लेषण का आखिर मकसद क्या है? मकसद है बोर्ड को एक लाइन में जवाब देना, एक स्पष्ट सिफारिश कि कौन सी टारगेट कंपनी सबसे अच्छी है और सबसे जरूरी, उसे खरीदना क्यों चाहिए। एक ठोस डेटा पर आधारित तर्क। और हम इस विश्लेषण को खत्म करते हैं स्रोत दस्तावेज के इसी शक्तिशाली सवाल के साथ। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी रणनीति का निचोड़ है। और ये हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी कॉर्पोरेट हेडलाइन के पीछे कितनी गहरी सोच, कितनी ज्यादा जटिलता और कितना कुछ दांव पर लगा होता है।